नमस्कार साथियों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे और इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। बात करते हैं आलोक धनवा जी की, तो इनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था और यह गागर में सागर भरने की काबिलियत रखते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है, पहली कविता इनकी जो प्रकाशित हुई थी जनता का आदमी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद इनकी भागी हुई लड़कियां ब्रूनो की बेटियां जो कविता आई, उनसे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई और अंततः इनके जीवन का मात्र एक काव्य संग्रह आया और वो भी आया 1998 में। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि 1972-73 से इन्होंने लिखना शुरू किया और उनका एक ही काव्य संग्रह बन पाया और 1998 में वो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही कम इन्होंने कविताएं लिखी हैं, परंतु यह बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इनका जो प्रमुख सम्मान है इनको प्राप्त हुआ, इसमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान शामिल है। इनके बारे में देखिए, जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं वहां मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। यानी जहाँ भीड़ भाड़ है उसमें उसमें कभी अपने आप को अलग रखता है, बल्कि एक नई धारा पर चलना चाहता है। हाँ, उसको तो पता ही है कि एक दिन उस समुद्र में मिलना है, ठीक है, पर वो अपनी एक नई दिशा तय करता है और उस दिशा से वह जाता है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों की जबानी याद रही हैं। इनकी कविताएं इतनी प्रभावशाली, सशक्त थीं और नई प्रकार की थी, नए उपमानों से सुसज्जित थीं, जिसके कारण जो साहित्य प्रेमी थे उनके लिए यह एकदम जबानी याद की हुई कविता थी। और यह पाठकों का मानना है कि अभी तक यह आकलन नहीं किया जा सका ठीक ठीक ढंग से कि आलोक धनवा ने अपने पाठकों के बीच में कितनी बड़ी जगह बना ली है, उसका अनुमान करना अभी बाकी है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता पतंग दी हुई है वह इनके एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है का ही हिस्सा है और यह एक लंबी कविता है। लंबी कविता मतलब कई आ, आप पढ़ते जाइए और वह काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पूरी कविता नहीं शामिल हुई है, बल्कि इसका केवल तीसरा भाग ही शामिल किया गया है। इस कविता में देखिए, पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाएं एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बिंब की हम बात करेंगे जब शिल्प संदर्भ में आएंगे, वहां हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो प्रकृति है और उसमें बालमन जो है उसकी जो चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी साम्यता स्थापित की गई है। यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कविता अत्यंत उत्साहवर्धक है और जिस प्रकार से हम किसी त्यौहार का इंतजार करते हैं, किसी जो है समारोह का इंतजार करते हैं, क्योंकि समारोह त्यौहार जो आते हैं वो हमारे जीवन में खुशियां भर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो बच्चे हैं छोटे नन्हे मुन्ने, उनका जो झुंड हमेशा इंतजार करता रहता है उत्साहपूर्वक कि वह शरद ऋतु हर साल जब आए तो जल्दी आए, जिससे कि वह अपनी पतंग उड़ा सके और खूब मौज मस्ती कर सके। कविता पर हम लोग आते हैं और इसकी पंक्तियों के साथ साथ इसका भावार्थ देखेंगे। तो कविता, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। बौछारें से तात्पर्य है वर्षा की बूंदें, और जब वर्षा बरसती है और लगातार बरसती है तो उसको हम लोग बौछार कहते हैं, और जब लगातार तेजी से बरसात होती है तो उसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। भादो एक हिंदी का महीना है। चैत्र, फागुन चैत्र, बैसाख जेष्ठ आषाढ़ सावन भादो,
तो भादो आता है, वह एक बहुत कठिन महीना है जिस समय खूब बरसात होती है और रिमझिम बरसात होती है, कई दिनों तक लगातार होती है। बहुत ही कष्टमय जीवन हो जाता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है। रात बहुत अंधेरी होती है, काली होती है, डरावनी होती है, चारों ओर दीमक शोर मचाते हैं, जिससे अंधेरी रात में बाहर निकलना डर बहुत लगता है। ऐसी जो भयानक और कष्टकर जो मौसम है वह बीत चुका है और साथ में सवेरा हुआ। सवेरा से तात्पर्य यहाँ पे नई ऋतु के आगमन के संकेत से है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। वो नया सवेरा कौन है? शरद ऋतु है। शरद ऋतु जब आती है तो कवि यहाँ पर वो बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है कि जिस प्रकार से बच्चे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद ऋतु आ रहा है, जिस प्रकार से बच्चा कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चा कोई साइकिल अपनी चलाते हुए कई पुलों को लगातार पार करते हुए आ रहा है। ऐसा शरद ऋतु का सवेरा है। और वह शरद ऋतु का सवेरा कैसा है? खरगोश की लाल आंखों के समान है। जिस तरह से प्रातः काल में आप देखते हैं सूरज निकलता है, चारों ओर लालिमा फैल जाती है, उसी को कविता में यहाँ पर लाल सवेरा की संज्ञा दी गई है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, सॉरी, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी वो बालक जब आता है, मतलब क्या है, शरद ऋतु जब आती है उसकी तेज हवाएं, सर 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 की आवाज आती है, उसी को कवि यहाँ पर कह रहा है कि वो पुलों को पार करते हुए आता है और वो अपने चमकीले इशारों से, जिस तरह से प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, चारों ओर प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी तरह से वो बच्चा भी अपने भाव भंगिमा संकेत से, आंखों के संकेत से अपने बच्चों के साथ के बच्चों को खेलने के लिए बुलाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। वह खुशी से मगन है और उसी मगन में वह जोश से अपने साथियों को बुलाता है, यानी चारों तरफ खुशियां फैलाने के लिए ऐसा माहौल भरना चाहता है कि, और इसके साथ साथ वो लोग पतंग उड़ाएंगे। पतंग चूंकि एक बहुत हल्की वस्तु होती है, कागज की बनी होती है और उसमें बांस की बहुत पतली कमानी लगी होती है, जिसे हम लोग अपनी तरफ फट्टी कहते हैं या फंटी कहते हैं। वह भी बहुत ही हल्की होती है और वो एक आसान सी बात है। आप जानते हैं कि जब किसी हल्की भी व्यक्ति वस्तु को ऊपर उठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, दुरूह काम होता है। उस काम को करने के लिए चूँकि वह उसमें जब मंझों के को खूब ढील देते हैं, फिर उसको बहुत तेज़ी से खींचते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आसमान को पूरा का पूरा मुलायम बना देते हैं, जिससे कि वह हल्की से हल्की वस्तु उड़ सके। और जब वह हल्की से हल्की वस्तु उड़ेगी तो बच्चों में उत्साह का माहौल भर जाएगा, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सीटियों और कलकारियों का बजना शुरू हो जाएगा। सीटी यानी कि जब बच्चे कई बार उत्साह होकर सीटी बजाते हैं, किलकारी जो बच्चों का खिलखिलाना हंसना है, उनको हम किलकारी की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से जब हल्का मौसम होता है, ऋतु हल्की होती है, उस समय तितलियां मंडराने लगती हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं और बहुत ही मनोभावन दृश्य होता है। अर्थात एक कठिन समय भादों के बीत जाने के बाद सवेरा के रूप में, नई सुबह, आशा की किरण के रूप में शरद का संचार होता है। शरद जब आता है तो वह एक बालक की तरह होता है। जिस तरह से बालक आता है, चारों तरफ खुशियां फैला देता है, सब लोग उसके साथ खेलना चाहते हैं, माहौल खुशनुमा हो जाता है। उसी प्रकार से शरद ऋतु आती है, उसकी हल्की धूप और उसमें जो समय होता है, क्योंकि बरसात उसके पहले हुई होती है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, उसकी हल्की किरण जब पड़ती है पृथ्वी पर, चारों ओर जो है सुनहरी प्रकाशमान हो जाता है और उसके प्रकीर्णन से लोग खुशियों में मग्न हो जाते हैं। त्योहारों का मौसम धीरे धीरे आने वाला होता है, अत्यंत खुशियों का माहौल होता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए। बच्चों को कहा गया कि वह, उनका शरीर बहुत लचीला होता है और हम सभी जानते हैं कि वयस्कों की अपेक्षा बच्चों का शरीर बहुत लचीला होता है, क्योंकि उनकी हड्डियों का उतना विकास नहीं हुआ होता है जितना हम वयस्कों का हुआ होता है। इस कारण वह अपने शरीर को इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। और जब वह बेसुध होकर, मदहोश होकर, जिनमें कोई होश हवास नहीं हो, जब अंधाधुंध दौड़ते हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं पृथ्वी दौड़ कर आती है, घूम कर आती है उनके पैरों के नीचे और उनको स्थान देती है कि जिससे वो और भी
मस्ती से आगे अंधाधुंध दौड़ सके। तो पृथ्वी यहाँ पर उत्साह बढ़ाने का कार्य कर रही है, छतों को भी नरम बनाते हुए। ऐसा वो दौड़ते हैं छतों पर तेजी से, जैसे लगता है कि छतें ना हो बल्कि कोई गद्दा बिछा हुआ है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जिस प्रकार से उनके पदचाप की आवाज़ आती है, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में मृदंग यानी ढोल बज रहा होता है, जिसकी आवाज़ ढम ढम आती है। जब वे पेंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस प्रकार से हवा तेज चलने पर जो पौधे की डाल होती है, पेड़ की डाली होती है, जो कि मुलायम होती है, लचीली होती है, तो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे झूले के समान झूलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से जो कोमल शरीर के, लोचदार शरीर के बच्चे हैं, चलते हैं तो उनमें भी ऐसा प्रतीत होता है जैसा वो झूला झूलते हुए आ रहे हैं, मस्ती से आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है जो उनके पैरों की आवाज़ अंधाधुंध वो दौड़ते हैं तो लगता है कि कोई ढोल बजती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब कभी वो छतों से दौड़ते 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 एकदम किनारे पहुंच जाते हैं, और जाहिर सी बात है किनारे से फिर नीचे होता है और नीचे गिरने पर चोट लग सकती है, तो उस समय अचानक उनमें अ, उससे बचते हैं। वो किस तरह से बचते हैं तो कभी यहाँ पर बिंबों के माध्यम से बताता है कि उनके जो शरीर में रोए हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उत्साह में और जब भय में। जब ऐसी स्थिति आती है, आपने महसूस किया होगा, जब ऐसी स्थिति आती है, कोई या तो बहुत उत्साह का समय हो या बहुत ही डरावना या भय का समय हो, तो हमारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। हमारे शरीर में एक तरह का अलग हार्मोन सिक्रीट होता है और जिसकी वजह से पसीना निकलने लगता है और हम तुरंत ही अचानक वहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं अपने शरीर को या गाड़ी को। जिस प्रकार से गाड़ियों में डिस्क ब्रेक होता है, उसी तरह से हम अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी अपने इन्हीं जो है शरीर में जोश है, जो रोंगटे उनके है, उसके उससे प्रतीत होता है कि वो अपने आप को बचाकर वापस ले आते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ऐसी स्थिति में जो पतंगों की डोर उनके हाथों में होती है, वह भी उनका सहारा बनती है और उन्हें उसमें गिरने से रोक ले पाती है। कि ऐसा प्रतीत होता है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनके जो शारीरिक हाव भाव हैं, कभी गर्दन उचकाना, कभी पैर को उचकाना, कभी हाथ को ऊपर नीचे करना, ये जो भाव हैं और उनके जो शरीर में जो रंध्र है, रंध्र मतलब होता है छिद्र, जिससे हमारे शरीर के छोटे छोटे बाल जो त्वचा पर होते हैं वो निकलते हैं, उन्हीं को यहाँ पर रंध्र की संज्ञा दिया है। और सामान्य रूप से उसमें रोंगटे निकलते हैं और जब हम गर्मी हो महसूस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पसीना भी निकलता है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है, जो उनके रोंगटे खड़े होते हैं तो लगता है कि वह भी पतंग के सहारे खुद भी आसमान में उड़ रहे हैं। कितनी सुंदर कल्पना है यहाँ पर। अगर वे कभी गिरते हैं छतरों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यदा कदा अक्सर वह गिरते नहीं हैं, पहुंच जाते हैं उस खतरनाक स्थिति में, परंतु वह अपने आप को बचा लेते हैं। जिस तरह से एक संवेदना मन में सबके शरीर में दौड़ती है, उसी प्रकार से बच्चे भी उस समय अति संवेदनशील हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। परंतु कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह गिर जाते हैं। लेकिन कभी यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि अगर वह गिरते हैं और गिरने के बाद जब कभी बच जाते हैं मतलब उनको कोई शरीर में चोट नहीं होती। पहले ही बताया गया कि शरीर उनका कोमल होता है, लोचदार होता है, मुलायम होता है। ऐसी स्थिति में कई बार वह बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो उनमें वो जो जोश है दौड़ने का, वह दोगुना हो जाता है। और जिस तरह से सूरज की किरणें, सूरज जब निकलता है तो उसके बाद प्रकाशमान होता है और पूरी तरह से लाल हो जाता है, दीप्ति फैलाता है, उसी तरह से चमकता रहता है उनका भी चेहरा। और भी जोश उत्साह के साथ वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस समय पृथ्वी और भी तेजी से घूमकर उनके पैरों के पास आ जाती है, क्योंकि अब उनमें जो उत्साह है वो बढ़ गया होता है और वह तेजी से दौड़ते हैं, बेसुध होकर दौड़ते हैं। खुशियों का माहौल होता है, चारों तरफ रंगीन माहौल होता है, पतंगों के खेल जारी रहते हैं, सब तरह खुशियां मनाई जाती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि यह जो कविता है इसका भाव आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिल्प सौंदर्य में भाव जो अ, काव्य सौंदर्य होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो भाव सौंदर्य और एक शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य यानी भाव कविता का समझना, तो हमने जैसे अभी उसका भावार्थ पढ़ा, अर्थ बताया,
उससे भाव को हम ग्रहण कर लेते हैं, और आप भी इसको बार बार देख कर भाव ग्रहण कर लें तो वो आपका काम आसान हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर शिल्प सौंदर्य, यानी कविता में जो आकर्षण बना हुआ है वो किन कारणों से बना हुआ है। इतनी प्रवाहपूर्ण और जो है सरल कविता बन गई है और प्रभावशाली बन गई है, तो उसका क्या कारण है? तो पहला कारण उसमें है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि ने प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया है। यानी प्रकृति क्या होती है? निर्जीव होती है, उसके तत्व तो निर्जीव होते हैं, परंतु उसमें सजीवों के गुण को आरोपित कर दिया है। इस कारण से प्रकृति का मानवीकरण हो गया। जैसे भादो गया, भादो एक महीना है, परंतु आना जाना का काम कौन करता है? सजीव वस्तु करती है। और जब भादो गया, इसका मतलब वहाँ पे मानवीकरण हो गया। प्रातःकाल की तुलना खरगोश की लाल आंखों से की गई। प्रातःकाल यानी सवेरा निर्जीव है, और खरगोश की आंख जो सजीव है तो मानवीकरण है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जिस प्रकार से बच्चे आते हैं बड़े जोश में साइकिल चलाते रहते हैं, आप भी चलाते हो। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो तो थोड़ा भी नहीं डरते, कहाँ गिरेंगे, कहाँ पड़ेंगे, किसी से टकराएंगे, वो आगे एकदम अपनी धुन में चलते हैं। जिस तरह से फूलों पर आते चलते जाते हैं, तो इसी को कह रहा है। क्योंकि उसकी तुलना शरद ऋतु से कर दी गई है, और शरद ऋतु निर्जीव है, लेकिन इसमें सजीव का गुण आरोपित कर दिया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश क्या है? निर्जीव है, लेकिन मुलायम कौन होगा? मुलायम बनाने के लिए बच्चे प्रयास करते हैं, कोई ना कोई सजीव वस्तु उसको प्रयास करेगी, इसीलिए उसका भी मानवीकरण किया गया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे दौड़ रहे होते हैं खूब तेजी से, बेसुध होकर, मदहोशी में, तो उस समय पृथ्वी तेजी से दौड़ कर आती है। अब तेजी से दौड़ कर आएगी तो सजीव का गुण आ गया। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिससे कि ढम-ढम की आवाज आती है, और उसको कोई ना कोई बजाने वाला होगा, तभी उस तरह की आवाज उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से वो चारों दिशाओं में जब उनके पैरों की पदचाप सुनाई देती है छतों पर, तो ऐसा लगता है चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। धड़कती ऊंचाई, ऊंचाई तो ठीक है, पतंग खूब ऊपर जाएगा, लेकिन जो मंझे हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? जिस तरह से हमको हमारे शरीर को पूरा दिल नियंत्रित करता है, उसी तरह से उनकी ऊंचाई को मंझा नियंत्रित करता है। यानी जो धागा बंधा होता है पतंग से, और कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसको खींचता रहता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक उसी को यहाँ पे धड़कना से संबंधित हो गया, सजीव का आरोपण कर दिया गया। इस प्रकार से मानवीकरण है। दूसरे में जो देखते हैं कि भाई बिंब है इसमें, तो बिंब कहा गया है, हम बताते हैं आपको, जब शब्दों के माध्यम से शब्दों की ऐसी बुनावट की जाए जिससे किसी के होने का आभास हो, कोई सजीव वस्तु का आभास हो या कोई निर्जीव वस्तु का आभास हो शब्दों के माध्यम से, तब वह वहाँ पर बिंब होता है। हकीकत में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है जैसे प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई उपस्थित है। हम महसूस करते हैं और स्वयं भी समझते हैं कि ये घटना सत्य है, उसी को हम बिंब कहते हैं। सबसे पहले दृश्य बिंब की बात करते हैं। इसमें सबसे तेज बौछारे गए। दृश्य बिंब से तात्पर्य होता है जो देखकर हम महसूस कर सकें। ठीक है, आंखों से के द्वारा देखकर महसूस कर सकें। तो सबसे तेज, तेज कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा लाल है या काला है या हरा है, नीला है, हम देख पाएंगे तभी बता पाएंगे। नई चमकीली साइकिल। साइकिल बहुत सी हैं, लेकिन चमकीली है, नई है, इसका अनुमान तभी लग पाएगा जब हम देखेंगे। चमकीले इशारे, बिजली कड़केगी, लाल कड़कती है, हरी कड़कती है, किधर कड़कती है, वो सब जब तक देखेंगे नहीं पता नहीं कर पाएंगे। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड। एक बच्चा है कि कई बच्चे हैं, इसका अनुमान भी लगाना है तो दृश्य है। बांस की सबसे पतली कमानी। पतंग में लगाई जाती है कमानी, अब वो मोटी है पतली है, इसका अनुमान लगाने के लिए। पृथ्वी घूमती आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों के खतरनाक किनारों तक। पृथ्वी चारों तरफ से घूम कर आती है। अब कैसे हम देख पाएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है? तो जब हम आंखों खुली आंख से जब देखेंगे तो बच्चे बेसुध होकर दौड़ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, तो ऐसा अनुमान हम लगाते हैं, महसूस करते हैं कि पृथ्वी शायद उनके पैरों तक घूम के आ रही है, उन्हें और स्थान दे रही है कि तुम दौड़ो और खूब दौड़ो। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे से। यहाँ भी एक दृश्य बिंब है। अब बात करते हैं स्वर बिंब का। जो कानों से सुनकर हम समझ पाते हैं या एहसास कर पाते हैं, उसे हम स्वर बिंब कहते हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। शरद ऋतु आती है, जैसे पतंग प्रतीत होता है कोई बालक है,
जो अपनी नई चमकीली साइकिल पर सवार होकर पुलों को पार करते हुए आता है और जोर जोर से घंटी बजाता है, अपने मित्रों को बुलाता है। तो जो घंटी जब बजेगी तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि हम कानों से ही सुन पाएंगे। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो सीटी या किलकारी या तितलियों का मंडराना, ये सब हम कैसे जान पाएंगे? कानों के सहारे ही सुनकर जान पाएंगे। दृश्यों को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग बजेगा तो उसमें ध्वनि निकलेगी, या कोई भी वाद्य यंत्र बजेगा तो उसमें ध्वनि निकलेगी, और ध्वनि कानों से ही सुनी जा सकती है, इसीलिए इसको स्वर बिंब इनको कहा गया है। स्पर्श बिंब यानी जो छू कर पता किया जा सकता है, गर्म, ठंडा, मुलायम, कोमल, ऐसे जो वस्तुएं हैं उनको छू कर ही उनके बारे में तापमान का पता चल सकता है। जैसे आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए। आकाश को इतना मुलायम, मुलायम शब्द हो गया, इसमें छतों को नरम बनाते हुए, तो नरम शब्द से स्पर्श का पता चलता है। एक अन्य बात इसमें आई है कविता में, वह है स्वर मैत्री अलंकार का। स्वर मैत्री मतलब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर स्वर मैत्री कहलाती है। उदाहरण देखिए, अपनी नई चमकीली साइकिल। अपनी न में ई, य में ई, चमकीली में क में ई, ल में ई, इसी तरह साइकिल में क में ई, यानी ई जो स्वर है उसकी आवृत्ति हुई यहाँ, इसीलिए यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार हुआ। भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा किस प्रकार की है, उसमें हम देखते हैं किस किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया। लाक्षणिक मतलब या सिम्टम, किसी के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम कहीं दूसरे जगह महसूस करते हैं, वो वाकई किसी और के गुण होते हैं, लेकिन किसी अन्य वस्तु में हम उसको आरोपित करके वो आरोपित पाते हैं या महसूस करते हैं, इसी को लक्षण या लाक्षणिक कहते हैं। जैसे बुखार है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो जा भाई जिसको भी आप देखिए मीडिया में है या समाचार पत्रों में या कई जगह है, डॉक्टर बताते हैं भाई वो सिम्टम आपको लक्षण दिखाएगा तभी पता चलेगा कि आपको कोरोना हुआ है। अगर उस तरह के लक्षण दिख रहे हैं मतलब आप महसूस करेंगे कोरोना है। तो ठीक इसी तरह से बच्चों के पतंग के साथ साथ उड़ना यानी उमंग और मस्ती का यह लक्षण है कि चारों तरफ खुशियाँ माहौल है, बच्चे खूब खिलखिला रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, परंतु यह न कहकर कहा गया कि बच्चों के पतंग के साथ साथ उड़ना। सुनहले सूरज के सामने आना, प्रकाश की तरह तेज उत्साह, जिस तरह से प्रकाश फैलता है चारों तरफ से, तेजी से उजाला हो जाता है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, अंधेरा चला गया होता है, ठीक उसी तरह से जो मानव मन का उत्साह है, जब उत्साह आपका भर जाता है तो बहुत ही आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं और आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। बेचैन पैर, बेचैन पैर मतलब हम जब कोई स्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं, करने के इच्छुक रहते हैं, और उसके कारण हम कहीं एक जगह बैठते नहीं, इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं, यानी हमारी हमेशा नई गतिविधि के लिए तैयार रहना। रंध्र होता है, छिद्र छोटे छोटे जो हमने बताया त्वचा में होते हैं, और उससे क्या तात्पर्य है, मन में उठती तरंग और आकांक्षा। मन में उठती तरंग यानी लहर, जिस तरह समुद्र में तरंग उठती है, कभी उफान लेती हैं, कभी नीचे जाती हैं, ठीक उसी तरह से मन में भी तरंगे उठती हैं। आकार और इच्छा जो जागृत होती है उसको रंध्र की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। प्रवाहपूर्ण कृत्रिमता से बिल्कुल परे संपूर्ण काव्यांश एक ही वाक्य की बात ही प्रतीत होता है। दूसरी जो विशेषता है इनकी कि जो भाषा है प्रवाहपूर्ण है, यानी शुरू से अंत तक कविता सबसे तेज बौछारें गई से लेकर पृथ्वी और भी तेज दौड़ती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास तक, कविता के अंत तक एक ही भाव, एक ही लय बना हुआ है। इस तरह से फ्लुएंसी बनी हुई है और कविता में कहीं भी रुकावट नहीं आ रही है। और कविता में दूसरी बात क्या है, कृत्रिमता नहीं है, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल जो हकीकत है वह बयां किया गया है। इसके साथ साथ जो पूरा काव्यांश है शुरू से लेके सबसे तेज बौछारें गए से लेके पृथ्वी और भी तेजी से आती है उनके बेचैन पैरों के पास तक, जैसे प्रतीत होता है कि कोई एक ही हम वाक्य पढ़ते आ रहे हैं और अंत में समाप्त हो जाता है। तीसरी जो विशेषता है भाषा की, उसमें तत्सम, तद्भव तथा उर्दू के शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको हूबहू हिंदी में हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसी तरह से उर्दू के शब्द जो मुस्लिम लोग बोलते हैं या विदेशी शब्द है यह। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का विकृत रूप होते हैं, यानी बिगड़े हुए रूप होते हैं जिनको हम अपनी सहूलियत के हिसाब बना लेते हैं। जैसे तत्सम शब्दों का देखिए तो इसमें पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत तत्सम शब्द हैं, और जबकि नरम, अक्षर, खतरनाक, सिर्फ, महज, ये सब
उर्दू के शब्द हैं, जो कि विदेशी शब्द हैं, मुस्लिमों के द्वारा ज़्यादातर बोले जाते हैं। इसमें देखिए चौथी जो विशेषता है, साथ साथ में पूर्वोक्ति प्रकाश तथा सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। वैसे तो आलोक धनवा जी ने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही विरले प्रयोग किया है, क्योंकि इससे जैसे प्रयोग करते हैं अनुप्रास अलंकार की बार बार प्रयोग होता है, तो उससे कविता में बनावटीपन आ जाता है। उससे वह उन्होंने अपने आप को बचाया है और एकाध जगह कहीं कहीं प्रयोग किया गया। जैसे इसमें एक जगह देखिए साथ साथ है पुनरुक्ति प्रकाश, यानी एक ही प्रकार के शब्द की आवृत्ति हो जाती है, उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। जबकि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसको अनुप्रास कहते हैं। जैसे सुनहले सूरज है, तो सुनहले में यहाँ भी स है, वहाँ भी स है, सुनहले में स है, सूरज में स है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। एक जो सबसे उम्दा बात है, नई बात है आलोक धनवा की कविता में, वह है नए उपमानों का प्रयोग। जिस प्रकार से अज्ञेय जी नए उपमानों का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आलोक धनवा जी ने भी नए प्रकार के उपमान का प्रयोग किया है। उसके पहले बादल, चांदनी, पानी, झरना, नदी, ठीक है, कली, फूल, इसका ऐसे उपमानों का प्रयोग होता था कविता में, लेकिन इन्होंने एक नई उपमान का प्रयोग किया और लोगों को प्रेरित किया। और इनके साथ के जो लेखक रचयिता थे, बाद के भी रचयिता, उनसे प्रेरणा लेकर नए उपमानों को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है ढाल का लचीला वेग। बच्चे आते हैं रूमते झूमते, तो जिस प्रकार से डाली झुकती है तेज हवा चलने के साथ साथ, उसी तरह से बच्चे रूमते झूमते आते हैं, यानी कि जो बच्चों का चलना है उसको डाली से समानता की गई है। तो ऐसे उपमान जो है वो नए हैं पूरी तरह से कविता के लिए उस समय। इसी कारण से इनकी कविता इतनी सशक्त और प्रभावशाली हो गई है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर ये ढंग से वीडियो देख लिया तो इस कविता का सारांश, भावार्थ और जो शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और बिंब तथा भाषा शैली, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और भविष्य में जो भी परीक्षा आपकी सीबीएसई की होगी, क्योंकि यह सीबीएसई का पाठ्यक्रम 12वीं का चैप्टर है काव्य खंड का, तो जब भी सीबीएसई की परीक्षा आप देंगे उसमें जो प्रश्न आएंगे उनमें किसी भी तरह की दुविधा आपको नहीं होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।